नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग ब्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी से जाने से पहले गाइस, ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ एकदम से। मतलब तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। बस एक ही तो चीज़ मैं तुमको बोलती रहती हूँ कि कमेंट करो, और वो भी नहीं करते। मतलब दिस इज़ सो बैड, लिटरली। अभी मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है? कौन सी बातें तुम लोग नोट कर रहे हो? क्या कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं चलता ना। देखो, इतने अच्छे से मैं लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ, तो तुम लोगों को भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि स्टोरी को कमेंट कर दो। इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो चलो, खैर, अब तुम्हारी मर्जी। तो चलो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले बार तुमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो आरती थी वो मेहर को समझा के अपने घर भेज देती है। जैसे कि मानो वो मेहर मेहर नहीं है, छोटी सी बच्ची है उसके सामने, कि मेहर तुम घर जाओ और ये चॉकलेट खाते खाते जाना, घर जाकर मम्मी के आंचल के नीचे सो जाना। और जो मेहर थी वो भी लाइक उसके हाथ से वो चॉकलेट ले लेती है और मान लेती कि अच्छा चलो ठीक है, मैं चॉकलेट मुझे मिल गई है, अभी मैं जाके अपनी मम्मी के पास सो जाऊंगी। मतलब चीज़ें इतनी ही सिंपल थी, पर उस सिंपल सी लाइन में, उस सिंपल सी बात पे कितने गहरे इमोशंस थे। वो जो समझ सकते हैं वही बस समझ सकते हैं। बाकी इधर पे कुछ एक्स्ट्रा बोल के समझाना इम्पॉसिबल है। और जो आरती थी वो अपने पापा के साथ भी बहुत नॉर्मली बात कर रही थी। उसके पापा जो थे वो तो अपनी बेटी से नज़र मिला के बात नहीं कर पा रहे थे, पर कर रहे थे बात। तो इसी के साथ जो मेहर थी वो क्या करती है, जाके पहुंचती है घर। और वो घर जाके पहुंचती है रात की 2 बजे। और मतलब लिटरली घड़ी में तब 2 बजे थे। मेहर की गाड़ी जो है वो उसकी डोर के सामने जाके रुकते हैं, और मेहर जो है वो घर के अंदर जा रही थी। उसकी मम्मी जो थी वो अभी भी उसके लिए बैठी हुई थी कि कब मेरी बेटी आएगी, उससे बात करूँगी, उसकी दुख जो है वो सुनूंगी मैं, और फिर जाकर मैं सो जाऊंगी। वहाँ पर जब भी वो देखते हैं ना मेहर की हालत, उनको अंदर से मतलब ऐसे वो झंझोड़ गई थी कि ये मेरी बेटी है। ये वही बेटी है जो इतनी फुर्तीला रहती थी, इतनी हंसमुख रहती थी, हर चीज़ में इतनी एक्साइटेड रहती थी। ये मेरी वही लड़की है। और जो मेहर की मम्मी थी वो दौड़ के जाती अपनी बेटी के पास। जो मेहर थी उसके बाल ही ऐसे बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सूजे हुए थे, उसके आंखों से लगातार पानी गिरे जा रहे थे। उसके हाथों पे एक ड्रिंक का बोतल था, मतलब जो वही है। उसकी जो शर्ट उसने पहनी हुई थी वो कोने से फटा हुआ था, मतलब नीचे की तरफ से वो फटा हुआ था। उसके जो उसने पैंट पहना था उसमें मिट्टी लगी हुई थी कहीं पर से, मतलब यूँ थोड़ा सा फट गई थी। और जो मेहर की हाथ पे थोड़े से खरोच भी आ चुके थे, उधर से भी खून रिस रहा था। मतलब उसकी ऐसी हालत देख के उसकी मम्मी क्या बोले उनको समझ नहीं आ रहा था। वो बस मेहर को पकड़ के लेके आती है और पहले तो सोफे में बिठाती है। उसके हाथ से जो उसने बोतल रखी हुई थी उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। जो मेहर थी वो बोलती कि नहीं मम्मी, छोड़ दो, अब तो ये भी काम नहीं कर रहा। आपको पता है, शाम से लगी हुई हूँ मैं, शाम से। पर मजाल हो कि मैं 1 सेकंड के लिए आरती को भूल पाऊँ। आपको पता है आरती ने क्या बोला है? आरती ने बोला है कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उसको भूल पाऊंगी। और उसकी बहन तो इतनी भूल गई थी कि 1 हफ्ता हुए तो मेरी आंखों से पानी चले गए, तो 1 महीने बाद तो मेरे दिल से आरती भी चली जाएगी। सब लोग ऐसे ही मानते हैं कि आरती मेरे से बहुत आसानी से दूर चली जाएगी, मैं उसको भूल पाऊंगी मम्मी। पर देखो ना, इतना पीने के बाद भी एक वही नाम है जो मेरे मुंह पे बार बार आ रही है, मेरी जुबान से जा नहीं रही है मम्मी। कई बार तो मैंने ऐसा कोशिश की थी कि मेरे दोस्तों का नाम क्या है, मेरी कंपनी का नाम क्या है, पर पता है मम्मी, सारे चीज़ धुंधले आ रहे थे, पर आरती वो नहीं जा रही थी मम्मी। मैं कामयाब हो गई। मैं उससे सच में प्यार करती हूँ मम्मी।
मैं धोखा नहीं कर रही उसके साथ, मैं उसे प्यार करती हूँ। वहाँ पर महर की मम्मी ये सारा चीज़ जब सुनते हैं ना, वो बस महर की तरफ देख रही थी और वो भी रो रही थी। जो महर की मम्मी थी वो महर को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब वो क्या बोले उसको, उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा था। जो महर की मम्मी थी वो बोलती, महर चलो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। जो महर थी वो बोलती कि हाँ हाँ मम्मी, सो जाते हैं, अभी सो जाते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, हाँ मम्मी, आज आप मेरे साथ सोएंगी? मतलब मुझे ना थोड़ी थोड़ी डर सी लग रही है, क्या आप मेरे साथ सोएंगी? वहाँ पर जो महर की मम्मी थी वो अपना अपनी जो रोना था उसको अंदर नहीं रख पा रही थी। वो वो आवाज़ करके रो देती है। जो महर थी वो बोलती, अरे मम्मी, आप क्यों रो रहे हो? मतलब आप मत रो, आपके पास तो पापा है ही, और पापा तो मेरे इतने अच्छे हैं, इतने पुकी है, इतने क्यूटी पाए हैं। पापा तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको पता है, इधर इधर ना बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रही है मम्मी। अब आप ना सो जाते हैं, और प्लीज़ आज आज मेरे साथ सो जाना ना प्लीज़। मुझे ना आंटी की शादी देखनी है। मतलब जो चीज़ मैंने अपने साथ सोची थी वो तो होएगा, पर मेरे साथ नहीं होएगा। वो मुझे ना वो चीज़ देखनी है। आप प्लीज़ मेरे साथ सोओगी? प्लीज़। महर की मम्मी मानो अब अब वो खुद को ही पकड़ के नहीं रख पा रही थी। वो इतना ज़्यादा टूट रही थी महर की बातें सुन सुन के। जो महर की मम्मी थी वो महर को पकड़ती है। जो महर थी वो बोलती, अरे मम्मी, मैं नशे में नहीं हूँ, नशा नहीं हुआ है मुझे, मैं जा सकती हूँ। देखा ना आपने, मैं कार ड्राइव करके आई ना, मैं पूरे मतलब मुझे कुछ कुछ भी नहीं हो रही है, सारा चीज़ ठीक है मेरे। और ये बोल के जो महर थी वो सीधे चल रही थी, और जब ये मुड़ के देखती है कि उसकी मम्मी तो सोफे के उधर ही बैठी हुई है, वो अपनी मम्मी को बुलाती है कि मम्मी चलो ना, रूम में चलो। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो अब बोल नहीं पा रही थी कि हाँ बेटा आते हैं, तुम चलो। वो जाती है, और ये जो सीन था ना, ये दोनों माँ बेटे का जो वार्तालाप था, ये महर के पापा जो है वो देख रहे थे अपने रूम के दरवाजे से। वो उधर मतलब इतना ज़्यादा रो रहे थे। एक आदमी लोग जब रोते हैं ना तो मतलब वो अपनी जो लाइन है उसको क्रॉस करके चला जाता है, जब भी तभी जाके रोते हैं। और उसके पापा मतलब अपनी बेटी को देख के वो सारे लोग इतना ज़्यादा शॉक्ड थे कि कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वहाँ पर जो इन सारे लोगों का ज़िंदगी है वो ऐसे ही चल रहा था। जो महर थी वो उस दिन के बाद वो आरती से मिलने नहीं जाती है। मतलब उसका रूटीन ये बन चुका था कि सुबह उठती थी, नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो ऑफिस चले जा। उधर पूरे दिन गधों के जैसे ही काम करती थी, और जब भी छुट्टी के वक्त हो जाती मानो 6-7 बजे तक, वो उसके बाद जाती थी अपनी हवाई अड्डे पे। वहाँ पर जाके जो वो गटागट दारू पीती थी, मानो कि किसी के साथ वो कंपटीशन लगा रही है कि अभी तो पूरा होएगा, अभी सारा हो जाएगा। और वो यही सारा चीज़ करके रात की ऐसे 1-2 बजे घर पे आती थी। उसकी मम्मी बैठी रहती थी, उसको लेकर फिर रूम में जाती थी। और जो महर की हालत इतनी पतली हो चुकी थी वो इन कुछ ही दिनों में, मतलब वो एक तो उसकी टेंशन, दूसरी उसकी आरती से जुदाई, और ऊपर से ये जो अंडशन उसके साथ वो खुद ही कर रही थी, इसी के बावजूद वो एकदम से पतली हो चुकी थी। उसकी स्किन जो है वो डल हो चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे हो चुके थे, वो डार्क सर्कल्स आ चुके थे, उसके बाल कैसे रूखे रूखे से थे। मतलब जो बंदी प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेबल रहती थी वो अब कैसे भी चली जाती थी बस। फुल बेवड़ी बन चुकी थी वो। जो महर की मम्मी थी वो जब देखती है कि अपनी बेटी का इतना बुरा हालत है, वो खुद से स्टेप लेती है। वो क्या करती है, वो फ़ोन मिलाती है नीरजा को। जो नीरजा थी वो 2-3 रिंग के बाद फ़ोन उठा भी लेती है, और वो फ़ोन उठा के बोलती कि हेलो क्यूटी पाई, क्या हाल चाल। आज अपनी बेटी को छोड़ के इस नीरजा की याद आ गई, मतलब ये तो फिर मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बोलिए क्या ख्याल है आपका, कहाँ घूमना पसंद करेंगे आप मेरे साथ अभी? वहाँ पर जो महर की मम्मी थी
वो कुछ नहीं बोल रही थी। जो नीरजा थी वही बस बोले जा रही थी। और नीरजा की बॉन्डिंग महर की मम्मी के साथ वो टॉप नॉच थी। मतलब वो अलग ही लेवल के थे दोनों। वहाँ पर जो महर की मम्मी थी वो बोलती कि नीरजा, तुम मुझसे मिल सकती हो क्या बेटा? और उनकी आवाज़ में जो वो दर्द था वो नीरजा को पता नहीं क्यों हिट कर जाती है। जो नीरजा थी वो बोलती कि आंटी क्या हुआ है, कोई बात हुई है? जो महर की मम्मी थी वो बस नीरजा को बोलती बेटा घर आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। और ये बोल के वो भी फ़ोन कट कर देती है। जो नीरजा थी वो अपना सारा काम धंधा छोड़ती है और वो बस महर के घर को हो जाती है। वहाँ पर जब भी नीरजा आती है तो वो देखती कि आंटी का तबीयत वो एक तो ख़राब, मतलब इतनी टेंशन में अपनी बेटी की फ़िक्र में उनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। ऊपर से वो इतनी सुंदर थी और इनका जो सुंदरता था चेहरे का, जो एक हैप्पीनेस था वो कहीं पर गुम था। जो नीरजा थी वो आके बैठती है और बोलती कि आंटी क्या बात हो गई है, ऐसी क्यों दिख रही हो आप? वहाँ पर जो आंटी थी वो बस नीरजा को बिठाती है और उसको सारा चीज़ एकदम से क्लियरली बताती है। वो सारा चीज़ पाई टू पाई सारा चीज़ बोल रही थी। नीरजा तो बस एक के बाद सुन के वो बस दंग रह जा रही थी कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी। उसकी इतनी जिगरी दोस्त जो है वो इतनी मुसीबत में है और वो थी कहाँ, उसको कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पर जो आरती की मम्मा थी वो बोलती कि इट्स वेरी ऑब्वियस बेटा, क्योंकि मेहर ने मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि तुमको कुछ ना बताओ। तुम्हारी बस शादी हुई है और वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में या फिर तुम्हारी चीज़ों में उसके लिए कोई रुकावट बने। वो बोल रही थी कि तुम लोग हनीमून में जा रहे हो और मैंने तुम्हारी मम्मा को फ़ोन किया था तो वो बोली कि नहीं गए तुम लोग। और उस वजह से और महर का जो हालत है उसको देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुमको फ़ोन कर दी। वहाँ पर जो नीरजा थी वो जब सारा चीज़ें उसके सामने होती है ना और जब भी वो अपनी चीज़ों को प्रोसेस कर रही थी उसकी खुद की आंखों में पानी चली आई थी, क्योंकि वो खुद भी प्यार में है और वो जानती है कि प्यार की महत्व कितनी होती है एक इंसान के पास। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इतना ज़्यादा गंदा व्यवहार महर के साथ करने के लिए। वो क्या समझते अपने आप को, ज़्यादा नहीं हो रहा है उनका टेंट्रम्स। जो महर की मम्मी थी वो बोलती क्या कर सकते हैं बेटा, अब अगर कोई ना दे तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जो नीरजा थी वो बोलती कि देखिए आंटी, अगर आरती के पापा अच्छे से ना मानते हैं तो मैं ज़बरदस्ती ही करूँगी, मैं उनकी बेटी को उठा के ही ले आऊँगी। अब मैं अपनी बेस्टी को, अपने दोस्त को इस हालत में तो नहीं देख सकती। जो बंदी अपने आप को ऐसे सँवार के रखती थी, एक तो ऐसे प्रेज़ेंटेबल रखती थी, उसकी हालत क्या बता रही हैं आप? और उसके बाद में आपको लगता क्या है मैं ये सारी चीज़ों को ऐसे चुपचाप करने दूँगी? वहाँ पर जो नीरजा थी वो तभी उस जगह से उठती है और मतलब वो अपनी कार की तरफ जा ही रही थी। जो आंटी थी वो उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, पर नीरजा वो आंटी को लेके जाती है आरती के घर। जब भी ये लोग आरती के घर जाके पहुँचते हैं वो लोग देखती क्या है कि महर के पापा ऑलरेडी उधर प्रेजेंट है, मतलब वो आरती के पापा से बात कर रहे हैं। और उनका सिचुएशन ऐसा था ना कि आरती के पापा सामने बैठे हुए हैं, जो महर के पापा थे वो उनके सामने बैठे हुए हैं और उनके हाथ, मतलब वो हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं कि भाई साहब मना मत करिए, मैं अपनी बेटी के लिए बार बार आपके द्वार पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ऐसे हालत पे देख नहीं पा रहा। भाई साहब कुछ भी करिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी आपके हाथों में है, आप प्लीज़ मना मत करिए। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए, क्या समझना है आप प्लीज़ समझ के वो अपनी बेटी दे दीजिए। नीरजा जब ऐसे देखती है ना महर के पापा को इस हालत पे, वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ऐसे इंसान होते हैं ना जो बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, उनकी अलग ही एक एटीट्यूड होती है, अलग ही एक ऑरा होती है, अलग ही एक मतलब चीज़ें ही उनके अलग होते हैं। वहाँ पर आके वो अपनी बेटी के लिए इतना झुके जा रहे थे, इतना झुके जा रहे हैं कि अगर वो किसी लड़के के पिता होते तो शायद आरती के जो पापा थे उनको घुमा घुमा के मारते वो।
पर इधर वो अपनी बेटी के लिए चूक गए थे कि उसकी एक ही गलती थी कि वो लड़की थी। बस वो लड़की थी और कुछ भी नहीं, बस वो लड़की थी, यही उसकी गलती थी। जो नीरजा थी वो उधर एकदम से गुस्से में जाती है और जाके बोलती कि देखिए अंकल, आपके साथ हम लोग बहुत ही नरमी से पेश आ रहे हैं और मैंने सुना वो सारा चीज़ जो आप इतने दिनों से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो? और ये जो खाली आपकी बेटी नहीं है, ये जो हमारी दोस्त महर के लिए आप कर रहे हो ना, दिस इज़ सो रिडिकुलस। आप अपनी हद पार करके जा रहे हो। जो शर्मा जी थे वो इतने गर्म होके उधर नीरजा की तरफ देखते हैं कि मानो उसको आंखों से भस्म कर देंगे। जो शर्मा जी थे वो बोलते कि देख लड़की, तू तो इस मामले में मत थी। आ तेरे को मैंने इतना ज़्यादा प्यार दिया था और तूने क्या किया, मेरे विश्वासों के साथ, मेरी दिए हुए सम्मान के साथ ऐसे खिलवाड़ किए कि मैं शायद ही किसी और के ऊपर अभी कभी विश्वास कर सकता हूँ। मेरे को पति पति बोल के मेरे को कहाँ पर ले जाके तुम लोगों ने खड़ा कर दिया था, एक ऐसी शादी में जहाँ पर दोनों ही लड़कियां थे। और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह मैं भी अब बेहूदगी बने में उतारू हो जाऊं, कुछ भी कर डालो? समाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? जो नीरजा थी वो उधर चिल्लाते हुए बोलती कि समाज समाज समाज, समाज आपको खिलाता है क्या? आपकी बेटी को बड़ा करने में समाज का क्या रोल था? समाज में आपकी बेटी को मोटी बुलाते हैं, मोटी, भैंसिया बुलाती है। सुने नहीं शायद आपने कभी। मैं आपकी गली में बस 2 बार आई हूँ, मुझे ये वर्ड 200 बार सुनाई दी है कि शर्मा जी की बेटी तो भैंस की तरह दिखती है। हर क्या क्या किस बात की इतनी एटीट्यूड? समाज क्या कर रहा है आपके लिए? आपकी बेटी की जो शादी अभी हो रही है, क्या क्या है उसमें समाज का रोल? आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। 2 दिन बाद फिर वो जो लड़का आपने ठीक किया है उसके ऊपर भी टिप्पणी करने लगेंगे। आज आपकी बेटी को बोल रहे हैं, कल आपकी बेटी के दामाद को बोलेंगे कि भैंस की शादी दूसरी भैंस के साथ हो चुकी है। तब क्या होगा? तब आप अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए इतना जो कुछ कर रहे हो, उसको तो वो लोग रौंद के चले जाएंगे। क्या महत्व रह गया फिर अपनी आपकी इतनी सोचने का? वहां पर जो शर्मा जी थे वो तो अड़ के बैठ चुके थे कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं वाला, मतलब सुनने नहीं वाला। और ये सारा चीज मतलब वहां पर महर की मम्मी इतना ज्यादा रो रही थी ना कि नीरजा को सहन नहीं हो रही थी सारा चीजें। वो उसको लग रहा था कि उसकी खुद की माँ उधर रो रही है। पर शर्मा जी वो टस से मस नहीं होते। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कैसा आदमी है बेहूदगा सा। ऐसा ही होता है भाई, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। और अगर तुम बोलोगे कि नहीं ये तो ड्रामा है, अगर तुम चेंज कर दो, तो नीरजा के पापा को देख लो ना, वो ऐसे मान चुके थे। उससे कम मेहर की पापा, उससे ज्यादा अड़ियल आरती के पापा, तीनों सेगमेंट आ चुके हैं। क्या बोलोगे अभी? नॉर्मल लाइफ में अगर कोई मान जाता तो क्या ही बात होता। पेरेंट्स, ये तो लड़की लड़की है, लड़का लड़की की शादी में तक की मतलब खून हो जाती है, खून हो जाती है, मतलब लड़कों को मार देते हैं और लड़की को भी मार देते हैं। ऐसा है सिचुएशन। तो गलत मत समझना आरती के पापा को। तो मुद्दा बात यही है कि इधर नीरजा के आने के बाद भी जो सारे लोग थे वो खाली हाथ ही उधर से जाते। पर जो नीरजा थी उसके अंदर अब ये चीज़ बैठ गई थी कि महर को तो ठीक करना ही होगा, उसके लिए तो जी जान दे देंगे। और यही चीज़ के साथ जो नीरजा थी वो जाती है अभी महर के पास और जाके देखती कि महर तो भाई शांति से वो अपनी काम कर रही थी। जो नीरजा थी वो अब उसको कुछ बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि क्या बोलेगी कि सारा चीज़ तो उसके सामने थी। वो पूरे दिन रहती है महर के साथ और बस महर की बातें सुन रही थी। महर की हर बात पे बस आरती थी, महर की हर बात पे बस आरती की चीज़ें थी। जो नीरजा थी वो बस चुप्पे से उसकी बातें सुन रही थी कि मानो ना उसके दिल की जो भड़ास थी, उसके दिल की जो फीलिंग्स थी, वो महर जो है वो नीरजा से बात करके अपनी निकाल रही थी। और उस दिन तो क्या होता है, जो नीरजा थी वो पूरे दिन जाके पूरे रात उसके साथ रहती है। और जो महर थी
वो आज तो दारू पे भी नहीं जाती पीने। जो नीरजा थी वो सोच रही थी कि अभी चलेगी तो उसको ना ऐसे वापस लाएगी। पर जब भी वो नोट करती है कि महर जब आरती रिलेटेड बातें करती है तो उसको और कुछ चीज़ों की कोई ध्यान ही नहीं रहती। जो नीरजा थी वो उसको लेके अपने घर चली जाती है, क्योंकि कभी कभी माहौल चेंज हो जाता है तो अपने अंदर की जो सैलाब है वो भी थोड़ा सा बूझ सी जाती है। और यही चीज़ों के साथ नीरजा और महर जो है वो उस दिन के लिए चले जाते उनके घर। वहाँ पर जाके वो मस्त, अब सारे लोगों को पता चुका था कि क्या हो रहा है सबके साथ। जो चांदनी थी वो तो रोए रोए, मतलब मानो उसकी जान सुखा दे रही थी। जो महर थी वो उसको शांत करती है, बोलती भाभी क्यों रो रहे हो, जब चीज़ किस्मत में ही नहीं है तो रो के क्या करना है। मैं तो इतनी ही चाहती हूँ कि मेरी आरती जहाँ भी रहे खुश रहे, बस खुशियाँ बरकरार रहे उसकी। और ये बोल के वो बस उधर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ हमारी जो शुचि थी वो तो चली गई थी अपनी शहर, अपने एनजीओ के पास, अपने बच्चों के पास। वहाँ पर जाके वो अपनी, मतलब खुश मिजाज के साथ उस एनजीओ पे फिर से काम करना शुरू करती है। उसके 2-4 दिन गुजरे भी थे बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर उनके बच्चे भी थे और जो हमारी शुचि की दोस्त थी मीरा वो भी तो थी। पर बवाल तब मचता है कि जो रेखा थी वो उधर जाके प्रेजेंट हो जाती है। और जाके वो फिर बोलती कि देखो, ऐसी बात है कि मुझे लग रहा है कि इधर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो इसी बात से मेरे जो पापा थे वो तो नहीं आ पा रहे, तो वो मुझे भेजे कि तुम जाओ, जाके सारी चीज़ों इंस्पेक्शन करो और चीज़ों की जो भी डिटेल्स है वो लेके आओ। और ये उसकी, मतलब चाल थी, बहाना था, कुछ भी बोल सकते हो। और इसके बाद जो रेखा थी वो उधर जाकर रहने लगती है। हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से देख रही थी जैसे कि मानो वो उस एनजीओ की फाउंडर नहीं है, वो बस उधर एक सास की रोल अदा कर रही थी। वो उस पूरे एनजीओ की सास थी। इतनी बारीकियों से सारे काम को वो देख रही थी। वो तो इतनी दूर तक चली गई थी, जब भी मीरा बच्चों को डांस सिखाने जाती थी क्लासरूम पे, वो तभी भी उधर खड़ी रह के देख रही थी। मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो सबके ऊपर ध्यान से एकदम से नज़र रख रही है। जब भी शुचि जो है वो अपनी पेपर वर्क कर रही थी तो वो जाके उसके पास खड़ी हो जाती थी कि कोई एंट्री वो गलत तो नहीं कर रही है, कहीं पर से वो चोरी तो नहीं कर रही है। और शुचि को और सबको ये जो चीज़ थी इतनी ज़्यादा, मतलब खल रही थी, क्योंकि तुम एक इंसान के काम में जाके बार बार खलल दे रहे हो तो वो कितना ही जिद आएगा। उधर रेखा का काम भी वही चल रहा था, पर जो सारे लोग थे वो बस चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि बच्चों का सवाल था, बच्चों के फ्यूचर का सवाल था। उनको तो ऐसा लग रहा था कि अगर इनके ऊपर कोई भी, मतलब बात आएगी, कोई भी रिएक्ट वो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टर गुप्ता इनको सू कर देंगे। और वो चीज़ ये नहीं चाह रहे थे। जो शुचि थी वो तो बात बात पे रेखा को जो है वो हरका दे रही थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, अगर तुमको चीज़ें देखनी है तो तुम जाके मॉनिटर पे देख सकते हो, क्यों तुमको हम सबके साथ चिपक के रहना है। पर जो रेखा थी वो अलग ही थी। एक तो वो सब बच्चों से कटी कटी रह रही थी, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि यू शू, तुम लोग तो बहुत ही गरीब सो, और तुम लोग कैसे से हो, मतलब वो थोड़ा सा पॉशनेस जो है वो सबको दिखा रही थी। पर बंदे भूल चुकी थी कि इधर जो है वो हमारी शुचि भी है, और शुचि उसको अच्छे से मजा चखा देती है। जब भी लंच का टाइम होता है सारे बच्चों को खाना दिया जाता है, और जो हमारी रेखा थी वो खाना थोड़ा सा यूँ ना बेंच पे बैठ के टेबल चेयर में वो खाने की कोशिश कर रही थी, पर जो शुचि थी वो उसकी थाली लेके एकदम से नीचे जाकर रख देती है, बोलती कि जहाँ पर बच्चे बैठ के खाते हैं, इस एनजीओ के सारे वर्कर्स, सारे लोग वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। तो रेखा जी, अगर आपको इधर रह के सारा चीज़ों का मुआयना करना है और हमारे साथ भी रहना है तो खाना तो आपको ज़मीन पे बैठ के ही खाना होगा, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर लीजिए और चलते बनिए। अगर आपके पापा किसी भी तरीके से ये फंड नहीं देते, मेरे पापा के पास इनफ पैसे हैं देने के लिए।
वहाँ पर जो शुचि की इतनी बातें सुनकर जो रेखा थी वो एकदम से बौखला जाती है। अब वो उसको कुछ बोलेगी ही कि उधर की जो प्रिंसिपल थी वो बोलती कि देखिए मैम, इधर की कुछ नियम है और आपको वो चीज़ माननी होगी, नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। और ये चीज़ बोल के वो बस उधर खड़ी रहती है। जो रेखा थी वो बोलती कि मुझे खाना ही नहीं खाना, अगर ज़मीन पे बैठ के ही खाना खाना है तो मुझे नहीं खाना, बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा ये गंदा सा सड़ा गला खाना। वहाँ पर जो प्रिंसिपल थी वो बोलती कि माइंड योर लैंग्वेज, फाउंडर की बेटी हो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल लोगे, तुम्हारे बाप के पैसे से ही आता है। और जैसे तुम्हारे तेवर है ना, लगता तो नहीं है कि एक भी पैसा तुम अपने से कमाती भी हो। तो क्या तुमको पता है कि सड़ा गला खाना क्या होता है, और ये खाना कुछ कुछ लोगों के लिए कितना आशीर्वाद होता है। और ये सड़ा गला है, ये सड़ा गला खाना है, खा के देखो, अमृत से भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। पर पेट में उतनी भूख भी तो होनी चाहिए ना, तुम्हारी तो भूख ही नहीं है। खाना खाना ना वो बस खाना नहीं होता, वो किसी की भूख मिटाने की संसाधन होती है और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है खाने को। और ये बोल के जो प्रिंसिपल थी वो उधर से खाने का प्लेट ले जाती है और वो खुद ही बैठ के खाना खाने लगती है, और उसी प्लेट का कि एक भी खाने का दाना जो है वो वेस्ट नहीं करने जाने देगी। और ये बोल के जो रेखा थी वो उस भरी मैदान पे खड़ी रह जाती है और सारे लोग अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं। जो रेखा थी वो हर एक स्टेप में मात खा रही थी सबसे, क्योंकि बंदे की आदत ही वैसी है, वो बस मात नहीं मार खाने की लायक है वो। अब वहाँ पर जो शुचि थी वो क्या करती है, बस थोड़ी थोड़ी देख रही थी और एक ऐसा ना डिस्गस्टेड वाली फील दे रही थी रेखा को। और रेखा को ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम से पसंद नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होने जाने के बाद जो शुचि थी वो अपनी कैबिन पे चली जाती है और बस अपनी काम करने लगती है। जो मीरा थी वो तो घर चली जाती है क्योंकि उसका जो शिफ्ट था वो ख़त्म हो चुका था। वहाँ पर कुछ ही लोग बाकी थे, मतलब जिनका एकदम से ख़त्म करके फिर वो जा सकते हैं। वहाँ पर जो रेखा थी वो अब नहीं जा रही थी, उसको अब देख के जाना था कि ये जो शुचि है वो कितने देर तक रहती है, और जो शुचि ने उसके साथ किया है उसका तो एक मज़ा उसको चखाना ही है। तो वो क्या करती है, वो जाके बैठी रहती है उधर ही उसकी कैबिन के बाहर। जब भी शुचि बाहर निकलती है वो क्या करती है, शुचि की टांगों पे उसकी टांग जो है वो अड़ा देती है, और जो शुचि थी वो एकदम से अपनी फाइल्स को लेके ये मुंह के बल गिरती है। जो शुचि थी वो जब देखती कि ये रेखा है वो बोलती कि व्हाट द हेल, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देती कि सामने से इंसान आ रहा है, ऐसे पैरों को सामने रख के आने के क्या मतलब है। जो रेखा थी वो बोलती कि सेम बात तो मैं भी तुमको बोल सकती हूँ, दिखाई नहीं देता कि सामने कोई इंसान बैठा हुआ है। नहीं, तुम्हारी आंखें तो ऊपर की तरफ है ना, अपनी आंखों को थोड़ा सा इस्तेमाल भी कर लो, थोड़ा सा उनको नीचे भी ले आओ। और ये बोल के जो रेखा थी वो शुचि की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है कि उसको उठाएगी। पर क्या होता, जो शुचि थी वो उसकी हेल्प तो लेती ही नहीं है कि उसके पास दो बच्चे आ जाते हैं, वो पकड़ के शुचि को उठाते हैं और उनकी जो फाइल्स वगैरह थी वो भी उठा के उसके हाथ पे दे देते हैं। और वहाँ पर जो रेखा थी वो बस उधर से चल के जा ही रही थी कि उधर तरफ से एक बच्चा जो है वो इतनी ज़ोरों से दौड़ के आ रहा था कि एकदम से वो रेखा के साथ धक्का लग जाता है उसका। जो रेखा थी वो ये घूम के मतलब गिरने ही वाली थी, जो शुचि थी वो उसको थाम लेती है और बोलती कि इंसानियत ना सीखने की बात नहीं होती है, वो अपनी रगों पे और अपनी फितरत पे होती है। पर तुम तो इंसान हो भी नहीं हो, तुम तो एक जानवर हो। और क्या लगता है पता है, जानवर को भी तुमसे शर्म आ जाएगी, समझी। और ये बोल के जो शुचि थी वो उसको छोड़ देती है और बोलती कि ये तुम्हारी सजा है मेरे साथ पंगा लेने की, आगे से ऐसी चीप हरकतें मत किया करो, ठीक है, एकदम से अच्छी नहीं लगती। और ये बोल के जो शुचि थी वो क्या करती है, वो उसके ऊपर से चली जाती है, मतलब उसको उसकी पेट के ऊपर से वो पैर निकाल के चली जाती है उधर से। रेखा मानो उधर एकदम से किलस जाती है, मतलब अंदर से भर जाती है, वो बस अब वो मारना चाहती है बस शुचि को, पर क्या करे, कुछ कर नहीं सकते। और अभी चलो चलते हैं थोड़ा सा आरती के पास। जो आरती थी वो गई थी अपनी शादी की शॉपिंग पे, वो जाना तो नहीं चाह रही थी। वो अपने पापा को बोली थी कि पापा
शादी जब आपकी मर्ज़ी से हो रही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, ना पहन रही हूँ। मुझे कुछ भी चलेगा। बस जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ये बोल के वो बैठी रहती है, पर जो उसके पापा थे, वो उसको कसम वग़ैरह दे के बोलते हैं कि तुमको तो जाना पड़ेगा बेटा, शादी की शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ समझ नहीं आता। वहाँ पर जो उसकी बहन थी ऋचा, वो बोलती कि मामा आपको अगर नहीं आता है तो मैं लेके आऊँगा ना उसके लिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आरती के पापा थे वो बोलते कि नहीं, मेरी बेटी को इतना तो करने ही दो, तुम अपना ध्यान दो। जो आरती थी वो अब मतलब जाती है, कुछ नहीं बोलती कि नहीं नहीं नहीं, बार बार जो रेजिस्ट करना होता है वो कुछ नहीं करती, वो चली जाती है। वहाँ पर जाके जब भी वो मतलब वहाँ पर चीज़ें वो लोग देख रहे थे, वो बस एक कोने में बैठी हुई थी। उसके जो बुआ थे वो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे, बोल भी रहे थे, ताना भी मार रहे थे, पर उसका ध्यान कहीं पर नहीं था। वो भी लाइक कि देखो कुछ भी होता है तो हो जाने दो। वहाँ पर जो उसकी बहन थी वो उनके कान पे आके बोलती कि ज़्यादा ना तू नौटंकी मत कर। देख, तुझे भी पता है मुझे भी पता है कि लड़का जो है वो बहुत पैसे वाला है, अमीर है, और पैसे के अलावा ज़िंदगी में चाहिए क्या होता है? प्यार व्यार गया भाड़ में। और तू ना अभी ये जो अपना सड़ा हुआ शक्ल है, इसको और मत सड़ा। वैसे भी देख के ना ये उल्टी सा आता है। एक तो इतनी मोटी सी है, भद्दी सी है, और ऊपर से इतनी सड़ी हुई शक्ल को सड़ा के और रखी हुई है। चल इसको ठीक कर, और जो भी तुझको लेना है वो जल्दी से ले। नौटंकी मत दिखा, तेरा बाप नहीं लगती हूँ मैं, जो तेरी ये सारे नौटंकी झेल लूँगी। जो ऋचा की ये सारी चीज़ें बोलनी ही थी, जो हमारी आरती क्या करती है, उसको एक घुमा के थप्पड़ मारती है और बोलती कि ज़्यादा ना अब से मेरे सामने ज़ुबान मत चलाया कर। तेरी ऐसी हर्षल मैं करूँगी कि तू अपनी मुँह लेके कहीं पर निकल नहीं सकती, समझी ना? अपनी ये जो गंदे गटर की नाली है ये बंद रख। तेरी आवाज़ मेरे कानों में चुभती है अभी। वो तो तू मुझे बचपन से ही नहीं पसंद थी, ऊपर से मेरे घर पे और मेरे पापा पे ऐसे कुंडली जमा के बैठी हुई है ना, मन करता है तेरे में आग लगवा दूँ। और ये बोल के जो आरती थी वो उसकी तरफ इतनी घूर के देख रही थी, और सारे जो दुकान के लोग थे वो इन दोनों को इतनी मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो ऋचा थी वो बस लोगों की नज़र देख के ही उसको रोना आ जाता है। जो उसकी मम्मी थी वो बस आरती के हाथ को खींचती है। जो आरती थी वो उनके हाथ को यूँ मरोड़ के वो पीछे की तरफ ले जाते हुए बोलती कि बुआ, हद में रहो, बुआ हो, माँ नहीं। तो मेरे सर में चढ़ के बोलने की हिम्मत तो मैंने आपको दिया भी नहीं है। अपनी इस 2 टके की बेटी को संभालो और मेरे चीज़ों से दूर रखने के लिए बोलो। और ये बोल के जो आरती थी वो उस दुकान से निकल ही रही थी। जो उसकी बुआ थी वो बोलती कि ए, कहाँ जा रही है? अभी तेरे बाप को बुलाऊं क्या? जो आरती थी वो बोलती कि बुला लो, जिसको बुलाना है बुला लो, चाहे तो तुम अपने बाप को भी बुला सकते हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात की जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। और ये बोल के वो जाती है बाहर। और इधर जो ऋचा थी वो रोते हुए बोलती कि मम्मी, इसको तो मैं देख लूँगी, इसको बस शादी करके मेरे ससुराल आने दो, इसको तो घिसा घिसा के मारूंगी मैं। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो बस उनको सांत्वना दिए जा रहे थे, बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जब का तब देख लेना, अभी तो ये तेरे ही हाथों में गई जाएगी ना। और ये बोल के बस ये लोग इधर रह रहे थे कि इतने सस्ते में इनको कपड़े मिल रहे थे, और ये उस दुकान से जा भी नहीं पा रहे थे, इतना उनकी विडंबना थी उधर। और गाइस, आज इसी के साथ हम ये स्टोरी इधर ही अंत करते हैं। तब तक आप लोग बोलना कमेंट में ज़रूर कि कैसा लगे आपको स्टोरी। और तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तो टाटा, बाय बाय, राधे राधे।